तो जो अगला सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी स्टडी यूनिट में 1.4 में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब ये नाम से ही क्लियर है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। गिव मी रीजंस कि इक्विटी में चेंज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जरा 5-6 रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम स्टेटमेंट से ज्यादा बात करने वाले चेंजेस इन इक्विटी। तो सर, चेंजेस इन इक्विटी का मतलब हमें समझना है। हम बार बार बोल रहे हैं चेंजेस इन इक्विटी। तो सबसे पहले इक्विटी का मतलब है, पहली चीज तो कॉमन शेयर। बताइए इसमें किन कारणों से चेंज आ सकता है। गिव मी ए 2 to 3 रीजन। एक एक रीजन के हम बारे में बात करेंगे, बाद में स्टेटमेंट को समझेंगे। अभी हम कॉमन शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सर, दो ही सिचुएशन हो सकती है। या तो शेयर इशू किए जाएंगे, या शेयर को क्या किया जाएगा, बाय बैक। तो अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि शेयर इशू से इक्विटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो आप क्या लिखोगे? इंक्रीज। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। शेयर बायबैक से इक्विटी डिक्रीज। अब री इशू बायबैक, री इशूड ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, क्योंकि बायबैक को हम ट्रेजरी भी बोलते हैं, ट्रेजरी स्टॉक। इक्विटी विल इंक्रीज और इक्विटी विल डिक्रीज, मेरा अगला क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, बात क्लियर हो गई सभी को ये? तो आज के बाद कभी कॉमन शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में ये तो नहीं बोलोगे कि सर इसका इक्विटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आगे बढ़ जाएं। दूसरा आइटम, एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल, एआई एपीआई से ना, इसके ये क्या क्या है? एडिशनल पेड इन, मतलब सर जब हम 8 पार वैल्यू से ज्यादा पर शेयर इशू करते हैं, या सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको बोलते हैं, तो इसके कारण भी इक्विटी हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। बात समझ में आ गई होगी ये बात भी आपके। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन, बस यहां से शुरू करेंगे कहानी, थोड़ी सी टेक्निकल। अब सर, नेट इनकम इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो जितनी भी अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हम ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगेन हम खुद बोलेंगे सर, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट ही इक्विटी है, तो अगेन इक्विटी इसके कारण भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्थ रीजन, लॉस। तो सर ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण इक्विटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैं आपको कंफ्यूज करूंगा ना एक एक छोटे छोटी चीजें लेकर, आप देखते पहचानते हो कि नहीं आप। तो 4 रीजन तो ये हो गए। पांचवा रीजन आता है डिविडेंड। अब डिविडेंड के कारण दो चीजें होती, एक तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, डाउन होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। सर आपने नेट इनकम लिखा, तो नेट इनकम का मतलब केवल करंट नहीं, पुरानी सारी इनकम भी आप क्या मानेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग कम होती है, तो डिविडेंड के कारण भी हमारी इक्विटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पिछले प्रॉफिट्स को क्या करते हैं हम, तो
इक्विटी। चलिए, 6 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है बोनस शेयर। व्हाट इंपैक्ट ऑन इक्विटी। इंक्रीज। और बोनस शेयर हमेशा रिटेन अर्निंग में से दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, बोनस शेयर के कारण सर रिटेन अर्निंग तो कम होती है, डाउन जाती है, लेकिन कॉमन शेयर बढ़ जाते हैं। तो बताइए, कॉमन शेयर अप चले जाते हैं, और कॉमन शेयर इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो सर डिविडेंड की जगह यहां पर आपने लिखा स्टॉक डिविडेंड। तो सर देखा जाए तो रिटेन अर्निंग कम हो गई, लेकिन कॉमन शेयर बढ़ गए, तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट इक्विटी में। तो सर नो चेंज इन इक्विटी। बात समझ में आ गई। ये चार्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप घर पे बना लेना इसको। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, 7th पॉइंट। स्टॉक स्प्लिट। सर हमारा एक शेयर 2000 का था, हमारे पास 100 शेयर थे, तो हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 2000 × 100। हमने इस शेयर को बदल लिया 10 में। बदलने के लिए नंबर ऑफ शेयर कितने करने पड़ेंगे? ये शेयर अब हमारे पास जो 2000 थे वो 20,000 हो गए, और एक शेयर हमारा 10 का हो गया। कैपिटल हमारी आज भी वही है। तो स्टॉक स्प्लिट के कारण रिटेन अर्निंग इक्विटी में क्या फर्क पड़ेगा? सर अगेन नो चेंज। बात समझ में आ रही है। 8वां पॉइंट, जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे लिख दे रहा हूं मैं आपके साथ में। ओसीआई, ओसीआई इंक्रीज होने से, ओसीआई इंक्रीज होने से क्या होगा? सर ओसीआई इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो सर अगेन ओसीआई के कारण क्या होगा? इक्विटी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सर स्टॉक स्प्लिट के कारण कोई चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि केवल कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। देखो आपकी कैपिटल में कोई चेंज है? कॉमन शेयर आप पहले भी 2 लाख थे कैपिटल में, आज भी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, पहले 2000 से अब 20,000 हो गए। नंबर ऑफ शेयर के कारण इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता। दैट्स वाई पॉइंट नंबर 7 में इक्विटी में कोई चेंज नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण, तो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट के बारे में सोचना। तो स्टॉक स्प्लिट हो गया, ओसीआई हो गया, स्टॉक डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो गया, लॉस हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया, ओसीआई आ गया, एडिशनल पेड इन कैपिटल हो गया, कॉमन शेयर हो गया। अब इसी को हम ये बोल दें कि सर अगर इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का रिकॉन्सिलेशन करना हो, तो रिकॉन्सिलेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्सिलेशन? अच्छा, ट्रेजरी स्टॉक रह गया ना, ट्रेजरी तो मैंने बता ही दिया था ऊपर, बता दिया था ना ट्रेजरी स्टॉक, ये बता दिया था ना मैंने। रिकॉन्सिलेशन का मतलब सर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का चेंजेस। रिकॉन्सिलेशन मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में व्हाट इज द रीजन ऑफ चेंज। तो इन सारी आइटम में जो चेंज आता है उसका एक स्टेटमेंट अगर बना दिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे?
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, तो ध्यान रखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन को हाईलाइट करने जा रहा हूं, ऑडिट के चैप्टर में भी काम आती है, एज ए पार्ट ऑफ फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपसे अगर आज के बाद कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पूछेगा तो आप उसमें एक वर्ड यूज करोगे सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नेट इनकम, चौथा क्या है? तीन के तो नाम गिना दिए, चौथे का क्या नाम आप गिनाओगे? अगर कभी कोई इंटरव्यू में ही पूछ ले तो ओसीआई नहीं, क्या नाम गिनाओगे चौथे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? जल्दी लिखो यहां पर, चौथे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नाम बोलोगे? सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इस इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर मैंने अब आपको यह बताना, यह है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो यह हो गया आपका बिगिनिंग बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस आपको दिख रहा होगा। और ये सब क्या है? उसके कंपोनेंट हैं इक्विटी के। इन सब का टोटल आप देखो, ये ओपनिंग बैलेंस था तो इक्विटी में किन चेंजेस आ रहा है? तो पहले रिटेन अर्निंग में चेंजेस आ रहा है, देख रहे हैं आप, पहले 350 था, क्लोजिंग 400 हो गया। तो उसमें चेंजेस का क्या रीजन है? एक तो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया तो रिटेन अर्निंग बढ़ रही है, और डिविडेंड डिस्क्लोज किया तो डिविडेंड डिस्क्लोज करने से हमारी रिटेन अर्निंग कम हो रही। तो सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ध्यान रखिए रिटेन अर्निंग जो है वो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट इज नॉट ए सेपरेटली रिपोर्टेड, रिटेन अर्निंग जो है वो इसी के अंदर दिखाई जाती है। रिटेन अर्निंग जो होती है वो इसी के अंदर दिखाई जाती है, रिटेन अर्निंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी वर्डों के ऊपर फोकस कीजिए। सर, यू आर सेइंग दैट रिटेन अर्निंग एक स्टेटमेंट है जो इटसेल्फ किसके अंदर बनाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। So retained earning is not in a separate financial statement, but statement of changes in equity is a separate financial statement. बात क्लियर है? Should I move further? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर चैप्टर हो जाता फिनिश। अब सर रिटेन अर्निंग में क्या क्या कारणों से चेंज आ सकता है? तो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, याद है आपको, बताया हुआ है मैंने। पीछे का लेक्चर, अब पीछे का लेक्चर से यहां पे रिलेवेंस आ गया है। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, रिटेन अर्निंग आर सर्टेन अदर आइटम, री इशू ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, ये समझेंगे हम, ये यूनिट नंबर 12 में पढ़ेंगे, ये प्रायर पीरियड स्टेटमेंट यूनिट 3 में पढ़ेंगे, तो ये सब वहां पर आएंगे आपके। लेकिन अभी आपको दो तीन चीजें जो याद रखनी है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। तो यहां पर आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी क्या होता है? फिनिश होता है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, यस आयुष, बायबैक में इक्विटी डिक्रीज होगा, बायबैक करेंगे तो इक्विटी डिक्रीज होगा। तो सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, अभी हमने पहली यूनिट में बैलेंस शीट को समझ लिया, स्टेटमेंट ऑफ इनकम को समझ लिया, कॉम्प्रिहेंसिव को समझ लिया, अब केवल 7 क्वेश्चन हैं। तो 7 क्वेश्चन में से मैं आपको दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा,
स्लो वाले क्वेश्चन करते हैं पहले। ट्रेजरी स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एन इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी और डिक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी। चलिए आंसर दीजिए इसका। अभी आप पढ़कर आ रहे हैं तो सभी का आंसर सही होना चाहिए सर, डिक्रीज इन शेयर होल्डर इक्विटी। अगला क्वेश्चन, ए कंपनी पे मोर देन फेयर वैल्यू टू एक्वायर ट्रेजरी स्टॉक। क्वेश्चन बोल रहा है एक कंपनी ने फेयर वैल्यू से ज्यादा पेमेंट किया है। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पेड टू अक्वायर द ट्रेजरी स्टॉक एंड द फेयर वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एज एसेट, लायबिलिटी, शेयर होल्डर इक्विटी और। तो अभी आपको बताया था ट्रेजरी स्टॉक कहां पर आएगा, तो शेयर होल्डर इक्विटी। ध्यान रखिए, अगर आपने ट्रेजरी स्टॉक का कुछ भी पेमेंट किया है, चाहे उसको फेयर वैल्यू से ज्यादा पे किया हो चाहे फेयर वैल्यू से कम पे किया हो, हम तो सीधी बात कर रहे हैं सर, ट्रेजरी स्टॉक के लिए जो भी पेमेंट करते हैं वो इक्विटी उसके कारण क्या होती है, कम होती है। बड़े क्वेश्चन को मैंने ओटीबी सेशन में लेना है। द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी शोन एज ए, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। तो सर आपने अभी बोला था रिकॉन्सिलेशन बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी अकाउंट, यहां भी बात खत्म हो गई। अब ये तीन चार क्वेश्चन मैंने आपको देने, लेकिन एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है जो मैंने आपको अभी के अभी समझाना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शुड बी रिपोर्ट एज ए इंक्रीज, और कौन से ईयर के लिए पूछा है, ईयर 4 के लिए। तो आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब चौथे साल के लिए पूछा है, तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। सोचिए आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था 2003 में 1,50,000, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 130। तो आपने लास्ट ईयर लॉस बुक किया होगा या प्रॉफिट, मेरा क्वेश्चन तो ये है। बस इतना बता दो, 2003 में, तीसरे साल में। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 150 की चीज थी, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की 130, तो 30 का लॉस बुक कर चुके हैं। अब 2004 की ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा उस एसेट का, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा, 130। और इस 130 की वैल्यू कितनी हो गई, 160। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सर प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपके लिए दो तीन क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, इनमें से ये वाला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, लेकिन हमारे ओटीबी सेशन में कराऊंगा, क्योंकि मुझे ओटीबी सेशन के लिए भी कुछ क्वेश्चन रखने होते हैं। लेकिन जब तक आप ट्राई करके आइए। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी क्या हो गया। अच्छा, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर एक बार हमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं, तो क्या केवल उन छोड़े हुए क्वेश्चन को करना हो तो क्या करें। तो समझ लीजिए, स्टडी सेशन में जाना है या कस्टमाइज अप्रोच पे क्लिक करना है। और अभी मैंने उसमें से तीन क्वेश्चन छोड़े ना, देखो मैं यहां आ रहा हूं, तीन क्वेश्चन छोड़े ना, यहां पे क्लिक किया, यहां पे ऊपर एक कस्टमाइज। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 15 मिनट भी पढ़ सकते हैं, जो बाकी नहीं करें उसका अलग से लिस्ट बन जाएगी। क्वेश्चन आई हैव नेवर आंसर करेक्टली के ऊपर लिखा है क्वेश्चन आई हैव नेवर आंसर्ड, मैंने जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो यहां पे आइए, और मैंने आपके सामने तीन क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वही तीन क्वेश्चन यहाँ पे खुल के आएंगे। अभी एक आ रहा है, क्योंकि मैं तो करता रहता हूं ना, तो मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, लेकिन आपके में आएगा, क्योंकि वो आपका है। मैं तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, और घर पे भी कई बार बच्चों के डाउट आते तो देखता हूं, तो लेकिन आपके क्वेश्चन में इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो जो इक्विटी का क्लासिफिकेशन की शीट है, ये शीट शेयर करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो गई है, यहां से आप अपने लेवल पे बना लेना। ये जो मैंने शीट बनाई है, इसको आप घर पे आराम से बैठ के, सर जो क्वेश्चन गलत हो गए उनको कब सॉल्व करें, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए हैं, आप उसका पहले जस्टिफिकेशन पढ़ो,
उसका लॉजिक क्लियर करो और कुछ दिन बात करो कि देखो कि आपको लॉजिक आज भी याद है कि नहीं। मतलब हाँ, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब कई बच्चे पूछ रहे कि सर रिवीजन, जैसे हमने लेट से आज के बाद आपकी ये 4 यूनिट कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4। तब आपको क्या करना है, इसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनाना, 2 3 4। इसको एवरी संडे आप अगर रिवीजन करेंगे ना, एवरी संडे, जैसे हमारी कोशिश रहेगी कि एवरी संडे तक आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, तो एवरी संडे आप पूरा रिवीजन कीजिए। फिर ये पूरे रिवीजन की, मतलब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि संडे तक, क्योंकि कल हम इसको फिनिश कर देंगे, तो आपका एक टारगेट ये होना चाहिए कि आप मंडे तक ये पूरी यूनिट कर लें। मतलब जो वेडनेसडे हमारी क्लास है उसके पहले ये सारा आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि कल हमारा खत्म हो जाएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन पांचों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व करना चाहिए। और मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूं, एक सरप्राइज टेस्ट। और वो सरप्राइज टेस्ट जो मैं लूंगा, आपके ग्लैम सॉफ्टवेयर में से नहीं लूंगा, दूसरे सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन निकाल कर मैं आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, केवल 5। पहली यूनिट के अंदर 5 to 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वो 5 to 7 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, मतलब आप सही पढ़ रहे हैं। तो अभी तक सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और आपको मेरी क्लास के साथ में साइमल्टेनियसली चलना है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल भी लाइटली। क्योंकि अभी आपने पहली यूनिट पढ़ी, अभी इसके बाद अब आप लोगों का एक टारगेट दे रहा हूं मैं। एक टारगेट ये है आप लोगों का कि आप लोगों को पूरी यूनिट को अच्छे से रिवाइज करके रखना है। कल हम वो वाली यूनिट फिनिश कर देंगे, फिर हमारे आएंगे सिमुलेशंस। तो सिमुलेशंस के पहले मैं आपका एक बेसिक टेस्ट लेना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिमुलेशंस में गलती कर दें। तो एक असाइनमेंट वाला टेस्ट मैं आपको बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, असाइनमेंट। उसके अंदर 5 MCQ होंगे और 2 बिग क्वेश्चन होंगे। आजकल मैं डाल दूंगा। आप लोगों ने मुझे, आज क्या तारीख है, आज 18 में है ना, 25 मई तक ये असाइनमेंट मुझे भेजना है, जिससे मुझे 100% श्योर हो जाएगा। मैं कल या परसों में आपको डाल दूंगा, वो 20 तारीख तक डाल दूंगा, आपका 4 दिन है। 100% में श्योर हो जाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है। और जितनी कोशिश कीजिए कि मेरे इस लेक्चर को 2 बार रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, लेक्चर को आप फास्ट ट्रैक पे भी देख सकते हैं। सर ईपीएस कब कैलकुलेशन होता है, आफ्टर नेट इनकम और आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ईपीएस का कैलकुलेशन अभी यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा। ईपीएस का कैलकुलेशन दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। चलिए, सो अगले सेगमेंट में हम